आप हल्ला बोल का डेली राउंडअप देख रहे हैं। मैं पुंछ में हूँ। पुंछ से बताड़ की तरफ एक बताड़ का पुल है जिसको आपको क्रॉस करना है। बताड़ के पुल क्रॉस करते ही आप देखेंगे कि पहाड़ की बिल्कुल चोटी पे एक बहुत ही खूबसूरत इमारत आपको दिखेगी। दूर से वो खूबसूरत इमारत है, जो आप करीब आएंगे आप देखेंगे कि वो एक मंदिर है और एक आलीशान मंदिर पुंछ में तामीर किया गया है। जिस जगह पे ये मंदिर है यहाँ से सरहद जो है वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। पाकिस्तान से अगर गोलाबारी होती है तो ये इलाका, जिस इलाके में मैं हूँ, इस इलाके पर भी गोले अक्सर पड़ते रहते हैं। यहाँ पर एक बड़ा आलीशान मंदिर बनाने का ख्वाब किस शख्स ने देखा और ये मंदिर किस तरह तामीर हुआ, मंदिर की तामीर में पैसा जितना खर्च हुआ वो क्या कोई गवर्नमेंट ने इसमें मदद की या पुंछ के लोगों ने ही अपनी कमाई से इस मंदिर को तामीर किया, ये तमाम बातें हम इस मंदिर के हवाले से करेंगे। और इस मंदिर की पहली नींव रखने में, पहली ईंट रखने में जिस शख्स का किरदार है वो शख्स हैं शेर पुंछ यशपाल शर्मा जी, जिनको हम तमाम लोग, सिर्फ खित्ते पीर पंजाल के लोग ही नहीं बल्कि जम्मू और कश्मीर के तमाम लोग उनके कारनामों से वाकिफ़ हैं। वो जब सियासत में रहे तब भी चर्चा में रहे और सियासत से हल्की सी किनारा कशी करने के बाद जब उन्होंने मजहबी राह इख्तियार की, अलग अलग जगहों पर मंदिर बनाए, तो तब भी शर्मा साहब ने, जैसे सियासत में शर्मा साहब अपने आप में एक अकेला शख्स था, जब इस तरफ मजहबी लाइन की तरफ आए और ये सब बनाने की कोशिश की, तो आप कभी भी, जो पुंछ के लोग नहीं हैं, जब पुंछ आएंगे तो आप देखेंगे कि ये आलीशान मंदिर सिर्फ शर्मा साहब ही तामीर कर सकते थे और आखिरकार उन्होंने ये तामीर किया। मंदिर की पहली नींव और पहली ईंट, और इस वक्त मंदिर पूरे तरीके से तैयार है। इसमें कुछ गुंजाइश ज़रूर रही होगी, वो हमेशा रहती है, इसमें खूब से खूबतर की तलाश तो हमेशा रहती है, लेकिन शर्मा साहब वो खुशकिस्मत शख्स हैं जिन्होंने इस मंदिर की पहली ईंट भी रखी और फिर इस मंदिर को पूरा तामीर किया। और हम सब जानते हैं कि अभी कुछ महीने पहले ही शर्मा साहब हमसे जुदा हो गए। इस वक्त हम कुछ शर्मा साहब के दोस्त हैं, शर्मा साहब के बेटे हैं, इनसे कुछ जानने और समझने की ये कोशिश करेंगे कि शर्मा साहब के उस पहलू से जो सियासत से जुड़ा हुआ है तकरीबन लोग वाकिफ़ हैं, जम्मू और कश्मीर के तमाम लोग वाकिफ़ हैं, लेकिन ये जो मज़हब की तरफ आना, धर्म की तरफ आना, मंदिर बनाना, इससे मुमकिन है कि कुछ लोग वाकिफ़ ना हों। इस मंदिर का ख्वाब कैसे शर्मा साहब ने देखा, शर्मा साहब ने ये बेड़ा क्यों उठाया, इस पर आज हम बात करेंगे। शर्मा साहब के दोस्त भी हमारे साथ हैं, उनके साहबजादे भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया है। सर ये बताइएगा, ये पहाड़, इस पहाड़ के ऊपर मंदिर बनाना, हमने बचपन में ये पहाड़ देखे हैं, तो आदमी तो सोच भी नहीं सकता कि इस पहाड़ की चोटी के ऊपर आप एक छोटा सा मकान बनाएं। आपने इतना आलीशान मंदिर बना दिया। ये शर्मा साहब ने क्यों इस तरफ आए? शर्मा साहब शुक्रिया ज़मरुद साहब, सबसे पहले मैं आपके हल्ला बोल चैनल का शुक्रिया अदा करूंगा, जिन्होंने पहले भी मेरे पिताजी का इंटरव्यू यहीं लिया था, पूरी मंदिर की स्टोरी कवरेज की थी। तो ये बात है 2017 नवंबर में जब ये मंदिर का निर्माण हुआ, जब ये स्टार्ट हुआ काम यहाँ पर, तो पिताजी को कुछ दिन पहले एक ख्वाब आता है। ख्वाब में आता है कि वो बैठे हुए हैं कुर्सी पे, कोई पहाड़ कटिंग हो रही है, किसी मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो ये बात उनको दिल पे ऐसी लगी कि उन्होंने सोचा कि ये कोई ईश्वर की तरफ से, कुदरत की तरफ से एक इंडिकेशन है कि मुझे एक मंदिर का निर्माण करना है। तो जैसे आपने बताया, उनके साथी साथ बैठे हुए हैं, श्यामलाल जी, बिहारी अंकल जी, ये विजय अंकल जी, ये बिल्कुल साथ, ये सेठी भैया हमारे, ये टोनी जी, जो कैमरे के उस तरफ है, जो कैमरे के उस तरफ हैं, तो ये साथ बिल्कुल गाड़ी में बैठे। इन्हें पूछा कि आप यहाँ पे रहते हो अजोट में, तो आप हमें बताएं यहाँ पर कौन सी जगह हमें मिल सकती है, पहाड़ी इलाका यहीं पे है। तो इन्होंने यहाँ लाया, पूरा इन्हें बताया कि ये एरिया बहुत अच्छा है, खूबसूरत है, लेकिन यहाँ बहुत पहाड़ हैं, ये बहुत ही मुश्किल प्रोजेक्ट है अगर आप करने का सोचोगे तो उन्होंने, वो आपको पता है हर किसी को साथ लेकर चलने वाले मेरे पिताजी थे, तो वैसे ही उन्होंने इन लोगों को इकट्ठा किया, यहाँ के जिन लोगों की ज़मीन थी उनसे बात की। और पिताजी की आपको पता ही है, जैसे आपने इतनी अच्छी इंट्रोडक्शन दी कि उनकी कैसी इमेज थी, तो उन्होंने बस पूछने की देर थी, तो यहाँ के अवाम का यही था, जवाब था कि शर्मा साहब आप शुरू करिए, कोई रोक टोक नहीं है, जो ज़मीन आपको चाहिए आप बेफ़िक्र होकर, जहाँ जिस चीज़ का आप निर्माण करोगे हम आपके साथ हैं।
तो 2017 नवंबर में यहाँ पर निर्माण का कार्य स्टार्ट हुआ। तो आप बिलीव करोगे ये ऐसे पहाड़ थे कि कोई सपने में नहीं सोच सकता कि यहाँ कभी मंदिर बनेगा। जब यहाँ पिताजी आए हम भी घर में सोचें कि ये कर क्या रहे हैं, ये तो बड़ी इम्पॉसिबल चीज़ ले गए हैं। और हमें पता था हमारे पिताजी का एक दृढ़ निश्चय होता है, एक डेडिकेशन होती है। तो ये चीज़ ये लेंगे तो ये घर कब बैठेंगे हमारे साथ कैसे टाइम स्पेंड करेंगे फैमिली के। तो लोगों के तो वैसे भी आपको पता है वो हमेशा करीब ही रहे हैं। तो फिर उन्होंने क्या किया, अपने बेटे कीर्तिपाल शर्मा जो मेरे बड़े ब्रदर हैं उनको बुलाया यहाँ। वो क्योंकि काफ़ी काम काज जानते हैं, तो उन्हें पूछा बेटा मैं यहाँ पहाड़ काटूंगा इस तरह, तो क्या लगता है तुझे कितना टाइम लग जाएगा। तो बेटा जी भी फ्लो में बोल गए कि 20 दिन का सारा काम है, बेफिक्र हो आप पापा जी, कोई छोटा सा काम है। तो पोकलैंड हमने यहाँ लाई 2, लगातार 6 महीने यहाँ पोकलैंड खड़ी रही, पहाड़ की कटिंग होती रही। सोचो आप 6 महीने पहाड़ की कटिंग होना, पोकलैंड यहाँ कम से कम 40 मज़दूर, तो कम से कम 98 लाख रुपया लग गया इस पहाड़ की कटिंग में खाली। अच्छा, 98 लाख रुपया। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, आप कह रहे हैं 2017 नवंबर में, तो अगर उस हिसाब से हम जोड़ें 3 से 4 साल ही बनते हैं, तो ये सारा कुछ आपने 3 से 4 साल में कर दिया। बिल्कुल सर, ये कोई कुदरत का, मैं कहता हूँ कोई ऐसा मतलब पिताजी पे मेरे आशीर्वाद था ईश्वर का कि जो वो काम करते थे वो बस एक ही उनकी आखिरी रट थी 7-8 महीने, मतलब वो यही बोलते थे विष्णु भगवान सब कर रहे हैं, करने वाला ईश्वर है। लेकिन पिताजी का साथ हर किसी ने दिया, हर शख्स ने दिया पुंछ की आवाम में। जिससे पिताजी ने जो मदद मांगी, जैसा बोला, मजाल हो जाए कोई उन्हें ना कर दे, उन्हें पता था जिसको हम दे रहे हैं यहाँ पर एक पाई जो है वो जायज़ लगनी है। तभी मतलब 15 बार भी लोगों ने सेवा की यहाँ पर। ठीक जी। शर्मा साहब एक चीज़ और बताइएगा, यशपाल शर्मा साहब ने ये जो इतना बड़ा आलीशान ये मंदिर बनाया, इसके साथ साथ सियासत भी रही, उनके साथ साथ चलती रही। सियासत में भी वो बाकिरदार रहे, यहाँ आए तो यहाँ भी बहुत बड़ा काम उन्होंने किया। ये बताइएगा कि आप जो है इस पूरे कामकाज को फ़िलहाल देख रहे हैं, हालांकि शर्मा साहब इसको बिल्कुल मुकम्मल करके गए हैं, लेकिन फिर भी देख रेख आप कर रहे हैं इसकी। तो क्या हम जो पुंछ के लोग हैं ख़ास तौर से, उनको इस घराने से बहुत उम्मीदें भी हैं, तो क्या हम देखेंगे अगले आने वाले दिनों में कि आप जो है शर्मा साहब की यहाँ कमी पूरी कर रहे हैं, तो वो जो कमी है सियासत में उस तरफ कुछ आप दौड़ धूप करेंगे, कुछ आपका रुझान है उस तरफ, दिलचस्पी है? सर देखिए, पिताजी से हमने बड़ा कुछ सीखा ज़िंदगी में, तो उन्हीं से प्रभावित होकर आपको पता है उनके जीते जी हमने एक फाउंडेशन भी तैयार की। क्योंकि हमने जब यहाँ आए 6.5 साल हो गया मैं पिताजी के साथ, मतलब मैंने सारा वक्त गुजारा अपना लाइफ का, जो लास्ट उनके 6.5 साल थे। तो उसमें मैंने यही सीखा कि लोग कितना ऑनर, कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। मतलब खाली आप मंदिर के बेसिस पे मत देखिए कि उन्होंने नाथ बाबा जी के मंदिर में 2001 में निर्माण वहाँ किया, वहाँ पर उन्होंने रूम्स बनाए। खाली आप ये मत देखिए फिर वो भैरव जी मंदिर को नैया उन्होंने रिपेयर किया, वहाँ पर रूम्स बनाए। खाड़े मंदिर में उन्होंने काफ़ी हॉल बनाया, कम्युनिटी हॉल, जहाँ पर हर मज़हब का कोई भी रिटायरमेंट हो, कोई भी शादी का फंक्शन हो, वहाँ लोग करते हैं। उसी तरह बगीची मंदिर में वो अपना 1.5 साल दिया। मतलब वो लोगों के तो बहुत करीब थे, लेकिन उनको ईश्वर की तरफ बड़ी रुचि थी, यकीन बड़ा था उन पे, उस पे कि ईश्वर जो है वही सब कुछ करने वाला है। तो बाकी काफ़ी लोगों को आपने जैसे बताया कि काफ़ी एक्सपेक्टेशंस हैं हमारे परिवार से, तो इसमें कोई शक नहीं है। तो हम तो लगे हुए हैं दिन रात, आप देखते होंगे हमारी फाउंडेशन का कितना काम करते हैं। हम ग्राउंड पे रहते हैं, हम गांव पर्सनली विज़िट करते हैं, देखते हैं क्या किसको कमी है, फूड किट्स डिलीवर करते हैं, मैरिजेस करवाते हैं, हर चीज़ करते हैं। तो उन्हीं की तरह उनके दुखों में शामिल होने की कोशिश करते हैं और पूरी अपने सच्ची नीयत, सच्ची शिद्दत से हम पूरी ज़िंदगी लोगों के लिए काम करेंगे जैसे हमारे पिताजी ने किया है। ये 4-5 दिन पहले हमारी एक आंटी हैं, उनको ब्लड की ज़रूरत पड़ी। मैंने डॉक्टर साहब को फ़ोन किया, इन्होंने कहा कि सिर्फ आधा घंटा पहले आप बताइएगा। मैंने आधे घंटे पहले फ़ोन किया और 2 हमारे भाई जो है वो खून देने के लिए वहाँ ब्लड बैंक में मुझसे पहले पहुँचे हुए थे। हैं, लेकिन लोगों के दिल में जगह बनाना एक बहुत मुश्किल चीज़ है, जो मेरे पिताजी अक्सर बात किया करते थे कि लोगों के दुखों में शामिल होना पड़ता है, सुखों में पहुंचना पड़ता है। उनकी हर छोटी छोटी गमी पेशी हर जगह इंसान पहुंचता है, तो जाके बड़ी मुश्किल से हर मज़हब के इंसान के दिल में जगह बनती है। नहीं तो आज देखिए, कल मेरी पिताजी की 2 महीने की रोटी थी। हर रोज़ कोई हाड़ी बुड्ढे से आता है, कोई मंडी से आता है, कोई लोरन से, और लोग लिटरली मतलब इतने आंसू निकालते हैं आज 2 महीने बाद भी कि हम नहीं आ सके, हम इतने बीमार थे। मतलब इतने बुज़ुर्ग की आप बिलीव ही नहीं कर पाओगे, देख के यकीन नहीं कर पाओगे ये बंदे कैसे यहाँ पुंछ हमारे घर तक पहुँचे। तो मतलब उनको कैसे, मतलब इतनी, मतलब पिताजी ने उनके लिए क्या काम किए होंगे कि उनकी दिल में इतनी उनके लिए जगह है। तो हम भी वही कोशिश करते हैं जैसा उन्होंने हमें बोला था कि कैसे आप यूनियन बनाओ,
लड़कों के, जो मेरे फ्रेंड सर्कल है, मेरे पिताजी अक्सर बात करते थे, उनके बच्चों के साथ कैसे रफ्ता करो, उनको कैसे जोड़ो, ये उन्हीं का मतलब बताया हुआ मार्ग था कि ऐसे आपने ट्रस्ट बनाना है। तो आगे आगे अगर मासीज ही सारा कुछ डिसाइड करते हैं, क्योंकि पिताजी हमेशा मासीज के लीडर रहे। वो कभी इलेक्शन नहीं जीते, लेकिन उनकी ज़िंदगी पूरी मैं कहता हूँ कि एक राजे से कम नहीं गुजरी होगी। कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर हो, कहीं वो जाते थे, मैंने उनके साथ इतने वाक़े हैं, मैं आपको छोटी छोटी बातें बताऊं तो कितना टाइम लग जाएगा। लोग अपनी कुर्सियों से उठ जाते थे, चाहे वो डीसी साहब हों, चाहे वो डीआईजी साहब हों, मतलब जो भी इंसान, कोई डीजीपी साहब हों, वो पूछ आते थे ना अगर, तो वो यही बोलते थे, शर्मा साहब आपके साथ मैंने बैठना है, आप जल्दी मुझे मिलिए। तो मतलब उनसे छोटी छोटी बात वो डिस्कस करते थे, क्योंकि उन जैसा वो खुद कहते थे कि लीडर जो है इस आज के दौर में, जब इतना नफ़रत का दौर है, कितनी नफ़रत फैलाई जा रही है आपको पता है, उस वक्त ऐसे शख्स का टिक पाना और ऐसा रहना लोगों को हौसला बुलंद करता था कि ऐसे लोगों के कारण हम लोग ज़िंदा हैं। पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसे डॉक्टर साहब ने मुझे बताया भी, आप शर्मा साहब के दोस्त हैं। जी। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपकी दोस्ती शर्मा साहब के साथ कब से है, और यशपाल शर्मा जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे, मासिस का लीडर कब बना? सर हम कॉलेज में इकट्ठे पढ़ते थे, तो वहीं से ये कॉलेज में ही लीडर बने, हमारे साथ लीडर का काम करते थे। तो हम लोग वो कॉलेज से ही उनको जानते थे, वो हमारे हेड बॉस भी थे वहाँ कॉलेज में। तो उसके बाद ये लॉ करने के लिए चले गए, तो मैं एमएससी करने के लिए जम्मू यूनिवर्सिटी में चला गया था। तो फिर जब हम वापस आए, मैंने तो एजुकेशन सर्विस ज्वाइन की, तो उन्होंने तो फिर लीडरशिप की तरफ थोड़ा तवज्जो दी, उधर ही उन्होंने ज्वाइन आप किया। बता रहे हैं कि वो लॉ करके आए जम्मू यूनिवर्सिटी से, तो वहाँ से आने के बाद उन्होंने वकालत की या नहीं? स्टार्टिंग में शुरू किया था काम, मगर उसके बाद थोड़ा इधर ही उन्होंने तवज्जो दी लीडरी की तरफ ही, लोगों का थोड़ा सहयोग मिला और वो काम करना उन्होंने शुरू कर दिया था। सर एक चीज़ ये बताइएगा, चूँकि आप उनके दोस्त हैं, जी जी मैं आपसे कॉलेज के दोस्त हैं आप, जी, जी। तो इसका मतलब हुआ तो कई सालों की दोस्ती हुई आपकी। जी सर ये बताइएगा कि शर्मा साहब एक ऐसे शहर में रहते हैं जी, जी। जहाँ हिंदू आबादी कम है। जी जिस ज़माने में शर्मा साहब इलेक्शन लड़ते थे तब तो आबादी और कम थी, जी जी अब तो कुछ उसके मुकाबले में तो बड़ी है। जी तो शर्मा साहब ने जो इलेक्शन लड़े, 27-28 हज़ार वोट लिए, 100-150 वोट से हारे, जी तो शर्मा साहब हिंदू कम्युनिटी के बाहर कैसे निकले, और बाहर के लोगों ने क्यों उनको इतना प्यार किया? कोई ख़ास वजह? सर वो ज़्यादातर वो मेरा तो यही सोच है कि वो सबको साथ लेकर चलना ज़्यादा पसंद करते थे। उसमें वो नहीं था ये हिंदू है या मुसलमान है या सरदार जी हैं, सबके उनके साथ अच्छे रिलेशन थे और अच्छी तरह से वो सबको साथ लेकर वो चलते थे। सर पहले तो आप अपना नाम बताइएगा, और फिर शर्मा साहब के साथ आप कितनी देर रहे, शर्मा साहब को आपने कैसा पाया? ये जो मंदिर की तामीर का सिलसिला शर्मा साहब ने शुरू किया, यहाँ नहीं बल्कि जैसे डॉक्टर साहब ने गिनवाया भी था कि अलग अलग जगहों पर शर्मा साहब ने इतने मंदिर बनाए, आप उनके साथ रहे हैं। ये बताइएगा कि शर्मा साहब को क्यों ख्याल आया कि ये सारा कुछ करना चाहिए? हालांकि सियासत में वो इलेक्शन तो नहीं जीते, लेकिन रहे बहुत कामयाब, हमेशा लोगों की मोहब्बत और प्यार मिलता रहा। ये सब कुछ नहीं भी करते तो तब भी वो याद किए जाते। शर्मा साहब एक सेकुलर आदमी थे और वो हमेशा सबको साथ लेकर चलते थे। जब भी यहाँ पर यात्रा वगैरह बाहर से आती थी, लोगों को बहुत परेशानी होती थी। गवर्नमेंट की जो बिल्डिंगें हैं वहाँ पर जाकर लोग ठहरते थे, मंदिरों में जगह नहीं थी, तो उनके दिल में कहने लगे कि ये इधर वहाँ पर हाल होना चाहिए लोगों के रहने के लिए। लोग कितने परेशान होते हैं, दूर दूर से आते हैं। तो उस वक्त उन्होंने एक जो अपने 5-7 आदमी थे हम, ये नरेश दत्ता जी और ये शर्मा साहब हमारे साथ जो बैठे हुए हैं, 8-10 आदमी का ग्रुप, कि भाई ऐसे काम करो कि जिससे यहाँ पर जितने भी लोग बाहर से आए उनके रहने के लिए कुछ ना कुछ साधन होना चाहिए। ये बाहर से आते हैं तो ये क्या जाकर उधर लोगों को बताएंगे कि वहाँ पर रहने का कोई इंतज़ाम नहीं है। सबसे पहले हमने बाबा नाथ जी के मंदिर से काम शुरू किया। बाबा नाथ जी का मंदिर कहाँ पे हुआ? वो डुंगस पर है, वहाँ पर 2-3 हाल बनाए उन्होंने। उसके बाद हम आ गए दशनमी अखाड़ा में, वहाँ पर 2-3 हाल बनाए उन्होंने। उसके बाद बगीची मंदिर में काम किया। बगीची मंदिर के साथ साथ, बगीची मंदिर कहाँ हुआ सर? बगीची मंदिर इधर दशनमी अखाड़े के साथ ही है, वहाँ पर उन्होंने काम किया। उसके बाद पार बाबा नाथ जी के वो मंदिर, भैरव जी का मंदिर, हाँ सामने वो एक, वहाँ पर उनको परेशानी आ रही थी, वहाँ पर एक हाल बनाया। उसके बाद यहाँ पर जब
राम मंदिर का था वो टूटा हुआ था, उसको रिपेयर किया। उसके बाद हम आगे इधर यहाँ पर कहने लगे कि मुझे एक ऐसा ही जगह नज़र आई कि वहाँ पर हमने कोई मंदिर का जो कोई निर्माण करना है। तो ये 3-4 हम साथी सभी साथ थे, तो इधर आगे इन्होंने जगह देखी। ये पूरा बाढ़ था, बाढ़ को काटने के लिए इधर बहुत मुश्किल टफ काम था। तो फिर उन्होंने अपने बेटे को बुलाया कि भाई इसको काटना है। तो वो कहने लगे कि कोई नहीं पिताजी, ये काम हो जाएगा। तो उस वक्त वो पोपलैंड वगैरह लगाई, तो इसका काम हमने नवंबर के महीने में 2017 में हमने स्टार्ट कर दिया। तो जितना जल्दी ये काम हुआ कि इतना गवर्नमेंट भी जल्दी काम नहीं कर सकती। यहाँ से हमने जो लेबर थी वो उधमपुर से मंगवाई, वो 5-6 महीने यहाँ पर रहे, तो वो साथ काम करते रहे। उसके बाद ये जो मंदिर आपको नवग्रह मंदिर नज़र आ रहा है, ये राजस्थान वालों ने बनाया है। और ये जो शिव मंदिर है, ये उड़ीसा वालों ने बनाया है। उसके बाद जो हमारा जो काम था, ये कोरोना के टाइम में एक दिन भी हम घर पर नहीं बैठे, यहाँ पर काम चलता ही रहा कि कहने लगे कि जितना जल्दी हो सके इसको हमने कंप्लीट करना है। तो थोड़े समय में वो यहाँ पर रहते हुए भी वो जो अपने सामाजिक काम थे वो भी करते थे। लोगों की जो परेशानियाँ थी, किसी को पटवारी के पास काम था, किसी को तहसीलदार के पास जाना है, किसी को पुलिस थाने में जाना है, वो काम भी साथ साथ करते थे। गांव से लोग आते थे, 40-50 आदमी को यहाँ से वो उनके काम करते थे, टेलीफोन पर काम करते थे उनका। तो वो एक बहुत सेकुलर आदमी थे। ऐसे आदमी समाज में बहुत कम लोग मिलते हैं। हमने तो बहुत कुछ खोया है और उनसे बहुत कुछ सीखा है हमने, लेकिन उनकी कमी हमें कभी वो पूरी नहीं कर पाएंगे। बहुत समय के बाद ऐसे लोग संसार में आते हैं जो ऐसे समाज को साथ लेकर चलते हैं। हर वर्ग के साथ उनका जो रिश्ते थे, हर आदमी यहाँ पर आता था और उनकी बात सुनते थे कि भाई इनकी क्या प्रॉब्लम है। किसी को गरीब से गरीब आदमी आएगा, उसी वक्त वो उनके साथ, अगर कोई ब्लड की ज़रूरत है तो वहाँ पर हॉस्पिटल में जाना, किसी को कोई परेशानी है उसको वो हल करना, उनका ये एक बहुत अच्छी जो सबसे बड़ा पारी हमारे समाज को जो घाटा हुआ है, वो शर्मा साहब की बहुत कमी हमें रहेगी। जो आने वाला जो समय है, उस समय में मैं यहीं पर उनकी जो है वो काम है, ये गिनाऊँ तो पूरा दिन लग जाता है। उनके साथ में बहुत अरसा रहा, अच्छी अच्छी बातें सीखी हैं अच्छे लोगों के साथ, कि हर आदमी को साथ लेकर चलो। समाज में, सोसाइटी में एक अच्छा आदमी बनने के लिए इंसान के यही काम होते हैं कि इंसान को एक अच्छा आदमी बनना चाहिए और सब लोगों को साथ लेकर चलना चाहिए। ये उनके मन में ये कम्युनल बात कोई नहीं थी कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सरदार है, ये बातें उनके मन में नहीं थी। वो सबको साथ लेकर चलते थे और सब लोग उनसे प्यार करते थे, सब धर्म के लोग उनसे प्यार करते थे। और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी उनको बहुत एहतराम करते थे शर्मा साहब को। सर, पहले तो आप अपना नाम बताएंगे, नाम के साथ साथ ये बताइएगा कि यशपाल शर्मा साहब के साथ आपका क्या रिश्ता है, क्या ताल्लुक़ रहा, और शर्मा साहब की पूरी ज़िंदगी जो है वो किस तरह कटी, कैसे गुजारी उन्होंने। हम तो शर्मा साहब को अब जानते हैं, जो शेर पुंछ भी है, शेर पीर पंजाल भी है, जो इलेक्शन लड़ता है तो 28-29 हज़ार वोट भी लेता है, जो MLC भी है। लेकिन वो शर्मा जो इनसे पीछे छुपा हुआ है कहीं, उसके बारे में ज़रा कुछ बताइएगा। और पहले अपना नाम बताइए। बिहारीलाल शर्मा। मैं शर्मा साहब को जब वो दो साल के थे तब से मैं उनको जानता हूँ, और 68 तक हम एक ही बेड पर सोते थे। 68 में मुझे सर्विस मिल गई और वो कॉलेज में उन्होंने एडमिशन ले ली और मैं इस तरह मैं सब चला गया। उसके बाद हमने एक दूसरे के साथ पूरा, जब घर में रहते थे तो अगट्ठे खाना खाते थे पूरा। उनके जब 1973 में म्यूनसिपलिटी के इलेक्शन हुए पुंछ में, पहली दफ़ा इलेक्शन हुए, तो वो उस वक्त वो फाइनल में, मेरे ख्याल फाइनल में पढ़ रहे थे, तो वो इलेक्शन में खड़े हुए, म्यूनसिपल काउंसिलर जीते वो पहले। इसको देखना है, अपने पुंछ के शहर को बनाना है, और पूरा उन्होंने वो शहर के वो अभी भी इस वक्त तक भी वो जो उन्होंने वो गलियाँ बनवाई हैं वो दिखाई देती है कि भाई ये शर्मा साहब के वक्त में बनी है। उसके बाद शर्मा साहब ने जब 1978 में
78 में वो एजिटेशन हुई। पहले वो आए वकील रंजन सिंह के पास, उन्होंने वो प्रैक्टिस करनी शुरू की, उन्होंने शागिर्द बना। तो उन्होंने ऐसा किया कि जो आप कल आए बाहर से, तो उनको बाहर से ही फैसला करके क्या बोला, आपस में कॉम्प्रोमाइज़ करके उनको भेज दें। वकील रंजन सिंह शर्मा साहब से नाराज़ हो गया कि आपने मेरा 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 काम बिठा दिया है, अगर ऐसे होगा तो कैसे चलेगा। उसके बाद 78 की एजिटेशन आ गई। उस एजिटेशन में फिर वो इतने मसरूफ़ हुए कि उन्होंने ये वो प्रैक्टिस करनी छोड़ी थी। और उन्होंने बड़ी देखी है घर के फाइनेंस, घर की प्रॉब्लम बहुत देखी है उन्होंने सब्जी वगैरह लगाई, ये किया वो किया। अपने जो छोटे भाई थे उनको तालीम दिलाई, जो उनका मन करता था उधर बाबा हर जगह पर उनको भेजा। किसी एक बोलता था मैंने ला कर रहा है, उसको ला करवाया। एक इंजीनियर से इंजीनियर, एक डॉक्टर साहब है हमारे, उन्होंने भी किया। लेकिन उन्होंने ज़िंदगी में कोई आराम नहीं देखा है, वैसे आराम बिल्कुल नहीं देखा है। जब वो किसी भी आते थे कोई ना कोई वो काम निकाल देते थे, भाई ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये कर रहा है। उन्हें इन सब चीज़ों में ही आराम मिलता आराम मिलता था। कई दफ़ा आपने कहा जी मत इलेक्शन लड़ो, उन्हें क्या मैं इलेक्शन जीतने के लिए नहीं लड़ता हूँ। मैं इलेक्शन लड़ता हूँ ये अपने लोगों के लिए, ताकि लोगों को पता लगे कि जीतना भी कोई ये खुशी नहीं है, मैं हारा हुआ मैं जीता हुआ हूँ। कभी उन्होंने ये कदम महसूस नहीं किया है। हम महसूस करते थे कि देखो जी ये इतना लोगों का काम करते हैं ये ऐसे। तो शर्मा साहब एक ऐसे आदमी थे कि जिनके साथ हर फिरके का आदमी जो है वो उनको चाहता था। वो मेरा ख्याल है आप देखेंगे कि हर आदमी के घर में उनका फ़ोटो ज़रूर होगा, या कोई ना कोई यादाश्त ज़रूर उन्होंने शर्मा साहब की रखी। सर ये बताइएगा कि शर्मा साहब जब 100-150 वोट से इलेक्शन हारे तो क्या रिएक्शन था उनका? उनका वो इलेक्शन उस वक्त जो था वो कोई नहीं था, वो हंसते से घर आए। और जो उनके जो साथ थे तो वो रोए और वो हंसे। क्या पता क्या यार हार गया तो क्या हो गया? उनसे क्या नहीं जी आपने वहाँ पर दोबारा गिनती करवानी थी। उन्होंने क्या कोई नहीं, जो कुछ हो गया सो हो गया। जो 83 में जो इलेक्शन हुआ उस वक्त चौधरी साहब ने तो डीसी महेंद्र सिंह था, उन्होंने बोला कि भाई देखो अगर आप यहाँ पर गड़बड़ी करेंगे तो ये बाहर धो के दी दुनिया, अगर फायरिंग हुई तो कितने आदमी मर जाएंगे। उसे बोला मैं गड़बड़ी करने की ज़रूरत ही नहीं है। उस वक्त गिनती में हेरा फेरी हुई थी। बाद में चौधरी साहब ने बताया कि भाई हमें शेख अब्दुल्ले का आर्डर था कि भाई घने को जिताना है, तो इसलिए भाई हमने नौकरी का ये कर रहा था। वो छोटी छोटी बातें थी वो हमें जो घर में जो हम शेयर करते थे। लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा, उसने क्या कि कोई ज़रूरी नहीं है कि जो जितने खड़े हैं तो वो हम जीते सही। अब एक चीज़ ये बताइएगा कि जैसे मैंने सर से पूछा, शर्मा साहब 100-150 वोट से इलेक्शन हारे, 1-2 बार गिनती होती दोबारा तो मुमकिन है कि उसका रिज़ल्ट जो है वो कुछ मुख्तलिफ होता। 100-150 वोट ऐसे होते भी नहीं हैं। तो 100-150 वोटों के हारने के बाद आप तो उस वक्त बहुत छोटे रहे होंगे, ये बताइएगा कि शर्मा साहब से कभी आपने इस सिलसिले में बात की कि पापा आप 150 वोट से हार गए, तो कुछ इस सिलसिले में कुछ बताया आपको उन्होंने? जैसे आपको बिहारी लाल अंकल ने बताया, मैंने एक दिन पिताजी से पूछा, मैंने कहा पिताजी जब आप 150 वोट पर हारे तो मतलब क्या रिएक्शन हुआ होगा आपका और लोगों का? वो कहते बच्चा जब काउंटिंग चल रही थी, जब काउंटिंग कंप्लीट हुई, मैं बाहर निकला, कम से कम हज़ारों की भीड़ थी और हर मज़हब के लोग, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सरदार, क्या ईसाई, हर लोग मतलब इतने ज़्यादा वायलेंट हो जाते अगर मैं वहाँ कोई ऐसी स्टेटमेंट देता कि अंदर गड़बड़ी हुई या कुछ हुआ। लेकिन मैंने कभी लोगों को मिसगाइड नहीं किया, कभी कोई गलत सलाह नहीं दी। मैंने उन सबको समझाया। वहाँ उन्होंने खुद बोला कि इतने बड़े प्रोसेशन को जब उन्होंने भाषण देकर बताया कि चलो हार जीत एक लाइफ का पार्ट है, एक ने हारना है, एक ने जीतना है, हमें खुश होना चाहिए, कोई बात नहीं, इतनी वोटें लेकर अगर मैं 150 वोट से हारा हूँ तो मैं भी कम से कम एक तरह से यही समझो जीता ही हूँ। और उसके बाद उन्हें वो बात हमेशा अक्सर याद रही जब जान साहब घर आए। घर आकर मेरे फादर साहब तब कहते कि वो मेरे लिए बड़ा एक शॉकिंग मोमेंट था। जब वो घर आए उन्होंने बोला शर्मा साहब ये मैं नहीं जीता, ये आप जीते हो, तो आपने बस मेरे को साथ रहकर यहाँ चलाना है और लोगों को अच्छे से यहाँ से गाइड करना है ताकि कोई यहाँ पर माहौल को भी हमारे पुंछ का, पीर पंजाल का कभी गलत ना हो। अच्छा शर्मा साहब एक चीज़ बताइए, आखिर में मैं आपसे दोबारा जानना चाहूँगा, ये मंदिर जो है, पहले ये बताइएगा कि मैं ये आपसे पूछ नहीं पाया, ये बताइएगा कि इस पे कुछ अंदाज़न आप बता सकते हैं कि कितना इस पूरे मंदिर की तामीर पे ख़र्च हुआ होगा? और इसमें अगर कोई बाहर से आए देखने, एक तो बिल्डिंग खूबसूरत तो है ही, और क्या क्या है कि कोई दिल्ली का आदमी, कोई पंजाब का आदमी या मुख्तलिफ़ शहरों से लोग यहाँ पे आएँ और इस मंदिर को देखने आएँ, तो इस मंदिर की स्पेशलिटी क्या है? कोई ख़ास बात जो आप बताना चाहें?
सर स्पेशलिटी यही है कि पूरे जम्मू कश्मीर में अगर आप देखें तो इतना बड़ा कोई नवग्रह मंदिर है ही नहीं, मतलब, और इतनी बड़ी जलरी रघुनाथ टेम्पल के बाद पूरे जम्मू कश्मीर में दूसरी हमारी शिवलिंग है जो नर्मदा रिवर के एक स्टोन है, एक ही स्टोन से बनकर ये आई है। ये हमारी गुरु गद्दी को कोटि कोटि प्रणाम, जो हमारे बृजभूषण जी महाराज हमारे गुरु जी हैं, उन्हीं ने ये जो मूर्तियां हैं, ये जो सारी मूर्तियां इन्होंने डिज़ाइन करवाई हैं। ये जो शिवलिंग है ये नर्मदा रिवर में एक स्टोन होता है, एक ही स्टोन से ये शिवलिंग बना है, जिसमें से ये शिवलिंग का 18 टन, तो जो हमारी लिंग है वो है 8 टन टोटल में, करीब मतलब 22 से 23 टन की ये शिवलिंग है। तो लोग यहाँ पर दिल्ली से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, जितने इंडिया के कोने हैं वहाँ से सारे लोग यहाँ इसलिए आते हैं। एक तो ये हमारे पिताजी की सबसे बड़ी बात ये रही कि ये इन्होंने इतना बड़ा टेम्पल बनाकर हमारी गुरु गद्दी को सौंप दिया। मतलब ये आपकी अपनी वो नहीं है? बिल्कुल, ये हमने सारा हमारी गुरु गद्दी जो हमारी बनपुरी अभी सुंदरबनी में है, तो वहाँ पर हमने अपने गुरुजी बृजभूषण जी महाराज को ये मंदिर बनाकर सौंप दिया है। तो लेकिन जो पिताजी के सपने थे, जैसे गुरुजी से भी उनसे अक्सर बातें होती थी कि मैं रहूं ना रहूं, मेरी ये ख्वाहिश है कि यहाँ पर लंगर 24/7 चले। तो हम यहाँ उन्हीं के निगरानी में बैठते हैं अपने गुरुजी के आशीर्वाद से, और गुरुजी की आज्ञा ही होती है हमें, हम यहाँ सारा देखते हैं। जैसे अभी आप देख रहे होंगे वो सामने मंदिर है, विष्णु भगवान जी का विराट रूप जहाँ बनना है, जो महाभारत में कृष्ण भगवान जी ने अर्जुन जी को दिखाया था, वो 11 फुट की वहाँ पर विराट रूप बनेगा, 11 फुट की वहाँ पर मूर्ति बनेगी। तो ऐसे ऐसे करके यहाँ पर हर तरह के बड़े बड़े लोग भी यहाँ आए हैं। DIG साहब ने यहाँ विज़िट किया है, यहाँ पर ADGP साहब आए हुए हैं, यहाँ पर स्कॉस्ट यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर JP शर्मा जी आए हुए हैं, यहाँ पर कृष्ण पाल गुज्जर आए हुए हैं। ऐसी बात नहीं, आने वाले टाइम ये खाली रिलीजियस स्पॉट मत लो आप, ये आने वाले टाइम में टूरिज़्म को इतना प्रमोट करेगा। जैसे हमारा शादरा शरीफ है, नंगाली साहब है, हर कम्युनिटी का बंदा यहाँ आएगा और वो पर्सनली विज़िट करेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में आप देखोगे यहाँ की सीनिक ब्यूटी कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी जब पीछे 25 कनाल में नवग्रह पार्क बनेगा। तो वो इतना बड़ा स्थान, मतलब आज मेरे ख्याल से इंडिया में हम कहीं भी जाते हैं, हमने भी काफ़ी जगह विज़िट किए हैं टेम्पल्स, लेकिन इतना बड़ा एरिया मेरे को नहीं लगता कहीं मैंने किसी टेम्पल का देखा हो। डॉक्टर साहब, अंदर जो मैंने अभी अंदर शूट किया था, अंदर कुछ मूर्तियाँ रखी हुई हैं, नवग्रह क्या है और अंदर जो मूर्तियाँ आपने रखी हैं वो किस किस की मूर्तियाँ हैं? सर ये नवग्रह मंदिर, ये जो ग्रह हैं हमारे रिलीजन में माना जाता है यही सारा सिस्टम चलाते हैं। और ये 9 है? जी, ये 9 हैं, 9 तभी करके नवग्रह बोलते हैं। और सबसे बड़े जो सुप्रीम हैं वो सूरज भगवान जी हैं, तभी करके कहते हैं सूरज देवता। तो उसी तरह न्याय के देवता हमारे शनि देव हैं, इसी तरह राहु हैं, बुध हैं, ये सारे ग्रह जो हैं ये हमारा सिस्टम पूरा चलाते हैं। जैसे कोई चीज़ हमारी एजुकेशन के लिए होती है, कई चीज़ हमारी सूरज जिसका उच्चो कहते हैं, वो बंदा लाइफ में कभी मार नहीं खाता, कोई बंदा उसको हरा नहीं सकता। उसी तरह बुध, कोई शादी में कभी किसी के दिक्कत आती है, आप देखते होंगे किसी का कोई घर में वाक़या हो गया, जवान बच्ची मर गई शादी के बाद, तो ये कई ग्रहों की चाल बड़ी ज़रूरी है, हमारे रिलीजन में माना जाता है, ये हमारा बिलीफ है। तो ये वही चीज़ है जो पूरे जम्मू कश्मीर में कहीं नहीं थी। पिताजी का तभी एक सपना था कि नवग्रह मंदिर यहाँ निर्माण हो, तो उसी के साथ साथ उनको अचानक ख्वाब आया कि शिवलिंग भी बनानी चाहिए, यहाँ शिव भगवान का मंदिर का भी निर्माण करना चाहिए। तो जो आपको मैंने बताया नर्मदा रिवर मध्य प्रदेश से शिवलिंग बनकर आया। तो जब ये शिवलिंग आया तो आप खुद सोचो 23 टन का शिवलिंग, ये कहने की बात है। जब हाइड्रा ऊपर आया, इसको अंदर डाला, ये शिवलिंग अंदर नहीं गया, हमें मंदिर तोड़ना पड़ा। ये हमें 4 फुट मंदिर तोड़ा हमने, तो जाकर शिवलिंग अंदर घुसा किसी तरह। तो शिवलिंग अंदर बड़ी मुश्किल से बिठाया। यहाँ पर पिताजी का आपको पता है मासीज उनके लिए जान देने को तैयार थे। यहाँ पर ज़्यादा नहीं तो कोई 80-85 लड़का उस टाइम जिन्होंने मूर्ति उठाई, क्योंकि एक मूर्ति को आप हिला ही नहीं सकते। जैसे आपने बोला अंदर नवग्रह को छोड़ के मूर्तियाँ, शिव परिवार है, राम परिवार है, राधा कृष्ण जी की मूर्ति है, अपनी शेरावाली माता जी की मूर्ति है। इन मूर्तियों को मैं कहता हूँ अगर हम 10 बंदे भी थोड़ी ताकत लगाए ना, ये हिल भी नहीं सकती थी। तो ये 70-70, 80-80 बंदों ने रस्सी बांध के बड़े तरीके से कि ताकि कोई मूर्ति खंडित ना हो, क्योंकि हमारे रिलीजन में अगर कोई मूर्ति टूट जाए तो उसकी पूजा नहीं होती, वो खंडित हो जाती है। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि ये इतना बड़ा मंदिर जो आपने यहाँ तामीर किया, तो इसमें डोनेशंस कहाँ से आई, पैसा कहाँ से आया, और क्या सरकार ने भी इसमें कुछ आपकी मदद की या आपने सरकार से कोई पैसा लिया? सर ये जो मंदिर की डोनेशंस हैं, ये पुंछ का एक छोटा लेबरर जिसकी दिहाड़ी 700 रुपया होगी, उसने भी 500 रुपया यहाँ डोनेट किया होगा। और बड़े से बड़ा बिजनेसमैन जो लाखों रुपया कमाता है, उन्होंने 15-15 बार यहाँ सेवा दी है, 12-12, 13-13 लाख रुपया यहाँ दी है। और आपको पता है आज अगर मैं और आप ज़मरुद साहब कहीं किसी से पैसे मांगने जाएं, मेरे को नहीं लगता कि हम 10 साल लगा कर भी इतने करोड़ों रुपया इकट्ठा कर पाएंगे, क्योंकि ऐसा विश्वास जो है कुदरत किसी किसी पे सौंपती है। तो मासीज़ ने पापा जी पे, मेरे पिताजी पे इस तरह से विश्वास दिखाया है कि मैं आपको क्या बताऊं, एक बाबा चौधरी है, सरपंच है जम्मू में,
तो बाबा चौधरी को मेरे फादर साहब ने फ़ोन किया कि हम इस तरह नवग्रह मंदिर बना रहे हैं, तू यहाँ सेवा कर। उसने 100 बैग सीमेंट जम्मू से यहाँ भेजे और आज तक उन्होंने एक बार भी मंदिर विजिट नहीं किया। मतलब देखो कितना ट्रस्ट था लोगों को पिताजी पे। और ये घोड़े वाला एक घर आए, डेथ के 7 दिन पहले घर आते हैं, बोलते हैं मम्मी को मेरी, बोलते हैं परवीन देख 200 रुपया लाया है, ये घोड़े वाले ने दी है। तो मम्मी कहते हैं आप क्या करते हो, मैं वो बेचारे ने कमाया है कितना कि आप उससे लेकर आ गए हो। कहते हैं मैंने तो नहीं मांगा, अपनी इच्छा अनुसार आया है और मुझे बोलता है ये लो मेरा 200 रुपया मंदिर में लगा देना, कुछ ना कुछ बन जाए। मतलब हर किसी की यहाँ सेंटीमेंट्स तभी जुड़ते हैं जब बंदे को लगता है कि मैं फ़िज़िकली नहीं फाइनेंशियली यहाँ पर अपना सहयोग कर रहा हूँ। तो यहाँ मैं कहता हूँ कि फ़िज़िकली तो ऐसी बात नहीं, हर लोगों का सहयोग है, लेकिन फाइनेंशियली छोटे से बड़ा आदमी हर किसी का यहाँ पर सहयोग है। और एडमिनिस्ट्रेशन का तो हम जितना शुक्रिया करें उतना कम है। यादव साहब थे यहाँ, उनका इतना कंट्रीब्यूशन है। यादव साहब ने और मतलब इतना कंट्रीब्यूट किया कि पिताजी कहते थे कि इन जैसा कोई आदमी नहीं। उसके बाद इंद्रजीत जी हैं डीसी साहब, इनका भी बहुत कंट्रीब्यूशन। एसीडी लखन साहब थे, कितने डंगे बनाए। ये जो डंगे बनाए हुए हैं ये पंचेरी उधमपुर से यहाँ पर कारीगर 6 महीने रुके, उन्होंने पत्थर की कटिंग की। ये जो आपको पूरे ड्रेनेज सिस्टम दिख रहा है, ये पत्थर सारा यूटिलाइज़ हुआ है। एक पत्थर मतलब हमें बाहर नहीं फेंकना पड़ा, सब कुछ यहाँ पर यूटिलाइज़ हो गया। तो पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का हर किसी का इतना सहयोग रहा है। उन्होंने भी तन से तो सही, उन्होंने अपने फाइनेंशियली भी यहाँ पर सपोर्ट किया कि हम भी कुछ दे सकें, हमारे भी कुछ पाप जो हैं धुलें और हमारे भी कोई ग्रह शांत हों। तो उन्होंने हर किसी ने यहाँ कंट्रीब्यूट किया। डॉक्टर साहब एक चीज़ ये बताइएगा कि मंदिर को की तामीर के लिए, इस मंदिर की तामीर के लिए शर्मा साहब ने क्या ये कुछ ऐसा बना रखा था कि इस मंदिर की तामीर में सिर्फ चूँकि इस मंदिर को एक ख़ास मज़हब के मानने वाले लोग आते हैं, यहाँ पूजा करते हैं, तो क्या आपने जो डोनेशन ली, जो चंदा लिया, वो सिर्फ उन्हीं लोगों से लिया या और लोगों ने भी कंट्रीब्यूट किया इसमें? सर और लोगों ने भी कंट्रीब्यूट किया। अब मैं उनका नाम नहीं लूँगा क्योंकि नाम लेना ठीक नहीं है पिताजी, क्योंकि कई लोग गुप्त दान करते हैं। तो हमारे रिलीजन में ऐसे ऐसे लोग भी हैं और गैर मजहबी लोग भी हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया, लेकिन मैं उन किसी के नाम यहाँ मेंशन नहीं करूँगा क्योंकि मतलब यहाँ मुसलमान, सिख और ईसाई ने पैसे दिए हैं? बिल्कुल सब कुछ मतलब कोई मज़हब ऐसा नहीं होगा जिसने यहाँ कंट्रीब्यूट नहीं किया होगा। सर एक आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर कोई जम्मू कश्मीर या बाहर से यहाँ पे आए, पुंछ में आए, आपको पता है एक छोटा सा शहर है हमारा, कस्बा था, अब आहिस्ता आहिस्ता शहर हुआ है, रहने की बड़ी दिक्कतें हैं, कोई होटल इतने नहीं हैं, डाक बंगलों में आप बहुत लोगों को नहीं ठहरा सकते हैं। अगर कोई यहाँ पे आए तो क्या आपने इस मंदिर में, इस खूबसूरत मंदिर में कोई इस तरह के कमरे, हॉल कुछ इस तरह के बना रखे हैं कि कम से कम वो यहाँ पे आए, रहे, यहाँ खाना खाए, 2-3 दिन घूमे और फिर वापस चला जाए? बिल्कुल सर, यहाँ पर हमारे पिताजी ने एक हॉल बनाया हुआ है जो आप एज अ रिटायरमेंट फंक्शंस के लिए कम्युनिटी हॉल, जब यात्राएं आएंगी यहाँ पर, यात्राओं को छोड़कर भी जो लोग अपनी फैमिली के साथ आते हैं, जिनका आपने जैसे बताया कि कोई रहने का साधन नहीं है, 17 रूम्स यहाँ पे हैं, वो बंदे आराम से रूम में रुक सकते हैं। लंगर, ये पहला टेंपल है पूरे जम्मू कश्मीर में जहाँ 24/7 यहाँ आपको लंगर अवेलेबल है। वो यहाँ रुक भी सकते हैं, लंगर छक सकते हैं। तो आपको पता ही है, माथा टेकेंगे, यहाँ ब्यूटी कितनी है हमारे पुंछ में, जो आज तक हमारी बदकिस्मती रही। जो जैसे मेरे पिताजी भी बोलते थे कि हमारा इतना पुंछ को हाईलाइट नहीं करा सके यहाँ के लीडरान जितने थे। उन्होंने कश्मीर को ही बेसिकली ज़्यादा पैसे वगैरह इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कश्मीर ही हुई, तो हमारा पुंछ तभी करके थोड़ा बैकवर्ड रहा। नवग्रह मंदिर अजोट में है और जैसा मैंने इंट्रोडक्शन में ही कहा था कि ये मंदिर की पहली ईंट भी यशपाल शर्मा साहब ने रखी है और इसकी आखिरी ईंट भी यशपाल शर्मा साहब ने ही रखी है। उनकी ज़िंदगी में ये पूरा मंदिर तामीर हो गया था। इस वक्त आप जो मंदिर देख रहे हैं वो पूरा मंदिर यशपाल शर्मा साहब ने अपने सामने तामीर करवाया है। उनके दोस्त, उनके भाई, उनके बेटे हमारे साथ थे। ये इस वक्त मंदिर की देख रेख कर रहे हैं। मंदिर को ये कितना एक्सटेंड करेंगे और क्या क्या करना है ये तो हम आने वाले वक्त में देखेंगे, लेकिन अभी जो ये खूबसूरत मंदिर आपके लिए बनकर बिल्कुल तैयार है, ये सारा का सारा एक शख्स वाहिद की मेहनत से मुकम्मल हुआ है और वो शख्स वाहिद है श्री यशपाल शर्मा जी। अभी 2 महीने पहले उनका इंतकाल हो गया। हम आज भी और मेरे जैसे हज़ारों लोग आज भी उनको याद कर रहे हैं। अलग अलग जगहों पर प्रोग्राम्स हो रहे हैं। ऐसा किसी भी बड़ी शख्सियत के मरने पे बहुत कम होता है कि इतनी देर तक लोग उन्हें याद रखें। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन लोग उन्हें याद रखते हैं, फिर अपने अपने कामों में मसरूफ़ हो जाते हैं। मैंने अभी भी यशपाल शर्मा साहब को लोग याद कर रहे हैं, उसी शिद्दत से याद कर रहे हैं और उनकी कमी बहुत शिद्दत से महसूस भी कर रहे हैं। जो लोग पुंछ में आएँ,
पुंछ से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर अजोट होगा। आप देखेंगे खूबसूरत एक मंदिर यहाँ पे तामीर हुआ है। आपके खाने का इंतज़ाम भी है, आपके रहने का इंतज़ाम भी है, और आप जब यहाँ पहुँचेंगे तो सिर्फ़ खूबसूरत मंदिर ही नहीं देखेंगे, बल्कि आप देखेंगे कि मंदिर तामीर कहाँ पे किया गया है। चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ हैं और बिल्कुल पहाड़ के बीच में, पहाड़ की चोटी पर एक खूबसूरत मंदिर तामीर हुआ है जिसको नवग्रह मंदिर कहते हैं। आप यहाँ ज़रूर आएँ और बार बार आएँ और इस मंदिर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इनकी तस्वीरें, वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ, ताकि जब भी कोई पुंछ आए तो ये यशपाल शर्मा साहब का ख्वाब जो है, जो इतनी बड़ी आलीशान इमारत और मंदिर में बदल गया है, इस ख्वाब को वो देखें। यही शर्मा साहब को हम सब का, पीर पंचाल के लोगों का, ख़ास तौर से जम्मू कश्मीर के लोगों का खिराज अकीदत होगा, खिराज तहसीन होगा कि उनके ख्वाब में हम किसी न किसी तरह शामिल हों और इस ख्वाब में ये मंदिर जो है इसकी बातें ज़्यादा से ज़्यादा करें, इस मंदिर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर, थैंक यू ज़मरुद साहब।